नमस्ते एंड वेलकम बैक टू क्रॉनिकल चतुर्वेदी यूट्यूब चैनल। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता क्या है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? क्या ये संवैधानिक है? इसके आने से किसका फायदा है या किसका नुकसान? इसका पूरा बैकग्राउंड, इसकी इंपॉर्टेंस और इसके ड्रॉबैक्स सब कुछ डिस्कस करेंगे आसान भाषा में। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसे कानून के सेट को रेफर करता है जो भारत के सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू होगा। धर्म के आधार पर अलग अलग व्यक्तियों की शादी, तलाक, विरासत, संपत्ति अधिकार से संबंधित मामलों में ये लागू होगा, यानी कि उनके पर्सनल मैटर्स में ये लागू होगा। ये सभी अभी अलग अलग धार्मिक समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों द्वारा निर्धारित होते हैं। जैसे कि हिंदू पर्सनल लॉज वो ड्राइव होते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से, और हिंदू सक्सेशन एक्ट डील करता है इनहेरिटेंस से, जिसमें कि हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन, सिख्स ये सभी आते हैं। इन सभी को बराबर का अधिकार है अपने पेरेंट्स से प्रॉपर्टी मांगने का, चाहे वो लड़की हो या लड़का। इसी तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ वो ड्राइव होते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 से, जिसके अंदर मैरिजेस, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस और मेंटेनेंस ये सभी शामिल। क्रिश्चियंस के लिए इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 है। उनके अंतर्गत उनके सभी मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस सब कुछ कवर होता है। हाल ही में एक मामला आया था, एक क्रिश्चियन लेडी को डाइवोर्स चाहिए था और उनको एक चर्च ने ये कहकर मना कर दिया था कि कैथोलिक्स जो है वो डाइवोर्स नहीं कर सकते। इसी तरीके से पारसीज में पारसीज मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936 लागू होता है। तो डिफरेंट पर्सनल लॉज होने के कारण सभी में पार्शियलिटी, डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, जो कि हमारे संविधान के जो मेन प्रिंसिपल्स हैं उनके अगेंस्ट जाती है। इसीलिए आज के मॉडर्न वर्ल्ड में इन सभी कानूनों को एक तरीके से देखा जाना चाहिए। तो अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। भारतीय संविधान के पार्ट 4 आर्टिकल 44 में साफ साफ लिखा है कि राज्य का प्रयास होना चाहिए कि वह अपने नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, जो कि है यूनिफॉर्म सिविल कोड, सुनिश्चित करे। तो अब आपको लग रहा होगा कि अगर ये इतना ही जरूरी है, संविधान में भी इसका मेंशन किया हुआ है, तो इसको संविधान बनाते टाइम जिन्होंने संविधान लिखा था उसी समय इनको फंडामेंटल राइट्स में क्यों नहीं डाल दिया, जो कि इम्प्लीमेंटेबल होता। तो इसकी डिबेट समझने के लिए हमको जाना होगा इसके इतिहास में। 22 पार्ट्स मिला के भारत का संविधान बना हुआ है। इसके पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में बात की गई है, आर्टिकल 1 से 4 तक। पार्ट 2 में सिटीजनशिप के बारे में बात की गई है, आर्टिकल 5 से 11 तक। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। और पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी की बात की गई है, आर्टिकल 36 to 51 में। तो जिस टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्ट 3 बना रही थी, उस टाइम पे फंडामेंटल कमेटी बैठी हुई थी। उन्होंने ऐड किया एक क्लॉज, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और इसका फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर ने बहुत ज्यादा विरोध किया था। उनका कहना था कि इसकी आड़ में लोग सती, देवदासी ऐसी एंटी सोशल प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे। उनकी बात को ध्यान में रखते हुए ये सब क्लॉज ऐड किया गया कि स्टेट चाहे तो सोशल रिफॉर्म्स के लिए रिलीजन्स के परे जाकर लॉज बना सकती है। इसी बात पर असेंबली में डिबेट छिड़ गई। फर्स्ट ग्रुप में थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिनके साथ के एम मुंशी, के टी साथ जैसे बड़े लीडर्स थे, जिनका कहना यह था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स में ऐड कर देना चाहिए। जो दूसरा ग्रुप था, नेहरू जी जिसके लीडर थे, उन लोगों का कहना यह था कि देखो, देश में ऑलरेडी माहौल अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा कम्युनल दंगे हो रहे हैं, और इस समय अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो माइनॉरिटीज को सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी फील होगा। उनको लगेगा कि स्टेट जो है उनके पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए दोनों ग्रुप्स की बातों को ध्यान में रखते हुए इसको कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी के अंदर आर्टिकल 44 में डाल दिया। अब ये जो डीपीएसपी होते हैं ये जुडिशियबल नहीं होते। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स अगर आपको नहीं मिले तो आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी जो होते हैं ये एक आइडियल लॉज होते हैं जिनकी तरफ देश को बढ़ना चाहिए। ये इस तरीके से बनाए गए थे
कि अभी देश इस हालत में नहीं है कि इन लॉज को फॉलो कर पाए, लेकिन जब देश तरक्की करेगा, जब वो इस मुकाम पर होगा, तो इन लॉज को फॉलो करवाया जाए। एज अ सजेशन फ्यूचर गवर्नमेंट्स के लिए ये डाल दिया गया, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया कि फ्यूचर इंडियन गवर्नमेंट्स को ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे देश में इम्प्लीमेंट करवाया जाए। आज़ादी के इतने साल बाद भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को अभी तक क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कराया गया? कोर्ट ने डिफरेंट केसेस में कई बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की बात कहा है। 1995 के सरला मुदगल केस को ले लीजिए, या 2021 में एक हिंदू मेल ने कंप्लेंट की थी, उनको डाइवोर्स चाहिए था, लेकिन उनकी फीमेल पार्टनर ने बोला क्योंकि हम मीना कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो कि हमारे पर्सनल लॉज में डाइवोर्स का अलग प्रोसीजर है, तो उन्होंने मना कर दिया था और दोनों की बात सही। 1985 का शाह बानो केस। अब ये शाह बानो केस बहुत ही ऐतिहासिक है, इसी के लिए मैं थोड़ा डिटेल से बताता हूँ। शाह बानो नाम की एक महिला ने अपने हस्बैंड पर केस किया कि उनको डाइवोर्स के बाद गुजारा करने के लिए पैसे नहीं मिले, और वो चाहती है कि उनके हस्बैंड उनको पैसे दें, जो कि उनके पर्सनल लॉज के खिलाफ। वो ये केस जीत भी गई, पर उनके जो रिलीजियस लीडर्स थे उनके दबाव में आकर उस टाइम की गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ही बदल दिया, और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इसी केस के रेफरेंस में यह बोला कि सेंटर को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। चलिए हम समझते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की इंपॉर्टेंस क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का एक मेन रीजन नागरिकों के बीच समानता लाना और डिस्क्रिमिनेशन को मिटाना है। यह सभी को एक रूप में राइट्स देता है, चाहे वो किसी भी जेंडर के हों, किसी भी धर्म को मानते हो या ना भी मानते हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर और उसके अगेंस्ट में जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको भी ध्यान में रखना जरूरी है। चलिए देखते हैं। यूनिफॉर्मिटी इन केसेस। इंडिया में जो है बाकी लॉज जो है वो यूनिफॉर्म है पूरे देश में, जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो गया या सिविल प्रोसीजर कोड हो गया, वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है पूरे देश में, तो इसीलिए यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। जेंडर जस्टिस। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो जितने भी पर्सनल लॉज हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, और उनके खत्म होते ही उनके अंदर जो जेंडर बायसेस है, जो भेदभाव है जेंडर के प्रति, वो सब भी खत्म हो जाएगा। थर्ड इज सेकुलरिज्म। एक सेकुलर देश को एक कॉमन लॉ चाहिए होता है, ना कि ऐसा कोई लॉ जो उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के ऊपर बेस्ड हो। नेक्स्ट इज वेरियस कम्युनिटीज इन इंडिया, कि जितने भी हिंदूज हैं वो अभी भी एक कॉमन पर्सनल लॉ के अंदर गवर्न नहीं होते हैं, हिंदू कोड बिल लाने के बाद इतनी ज़्यादा कम्युनिटी। नेक्स्ट इज शरीयत एक्ट। अब शरीयत एक्ट ऑफ 1937, इसमें भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। इसकी एप्लीकेशंस जो है वो एज पर जो लोगों की अपनी प्रॉफिटेबिलिटी होती है, अपने बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग इसको अप्लाई किया जाता है। हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955, जिसमें ये प्रोहिबिट किया गया है, मना है हिंदुओं को क्लोज रिलेटिव्स में शादी करना, जबकि ये पवित्र माना जाता है साउथ इंडिया में। नेक्स्ट इज हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956, जिसमें वाइफ्स को अधिकार नहीं होता है इक्वल इनहेरिटेंस का। अब जो आर्ग्यूमेंट्स यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगेंस्ट में है उनको डिस्कस कर लेते हैं। प्लूरलिटी इन ऑलरेडी कोडिफाइड सिविल एंड क्रिमिनल लॉज। जो सिविल और क्रिमिनल लॉज हैं अभी, वो भी स्टेट टू स्टेट कहीं कहीं वेरी कर जाते हैं कुछ केसेस में। तो ये कहना वन नेशन वन लॉ, ये जो है एक डाइवर्स पर्सनल लॉज जो वेरियस कम्युनिटीज में अप्लाई होगा, ये कुछ सही नहीं लगता। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक्सपर्ट्स, जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने पर्सनल लॉज को कंकरेंट लिस्ट में डाला। अब ये कंकरेंट लिस्ट क्या है? संविधान के शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट दी गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो जो मैटर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जिसपे रूल्स बनाने, लॉज बनाने, वो उन मैटर्स को यूनियन लिस्ट में डाला गया। जिन मैटर्स पे स्टेट को लॉ बनाने होते हैं और कानून बनाने होते हैं, उनको स्टेट लिस्ट में डाला गया। और कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिन पे ये दोनों ही लॉ बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, स्टेट भी और सेंट्रल भी, उनको कंकरेंट लिस्ट में डाला गया। कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे उनको ये इम्प्लीमेंट करवाना ही था, तो ये यूनियन लिस्ट में डालते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी करवा देती।
बट इन्होंने उनको कंकरेंट लिस्ट में डाला। नेक्स्ट इज कस्टमरी लॉज। डिफरेंट जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं हमारे देश में, वो अपने खुद के जो उनके कस्टम्स हैं वो लॉज फॉलो करते हैं। वो किसी भी रिलीजन के हो, तो उनके ट्राइबल ग्रुप्स के अलग कस्टमरीज लॉज होते हैं, वो फॉलो करते हैं। पूरे देश में एक तरीके का कानून होना, लोग इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि बाकी धर्म के लोग भी वही कानून फॉलो करें जो हिंदू धर्म के लोग फॉलो करें, इसको इस तरीके से देखा जा रहा है। और लास्ट है आर्टिकल 25 जो मैंने आपको बताया था, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसमें लोगों को अधिकार है अपना जो रिलीजन है अपने तरीके से प्रैक्टिस करने का और प्रोपेगेट करने का। जैसा कि आप देख सकते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के अपने फायदे हैं और चैलेंजेस भी। इसको लागू करने के लिए डाइवर्स कम्युनिटीज में इक्वालिटी प्रमोट करना और उनके कल्चरल प्रैक्टिसेस का सम्मान हो, इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 2018 में 21st लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पर्सनल लॉज को अमेंड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए कहा था कि सती, देवदासी, ट्रिपल तलाक जैसे लॉज सोशल इविल हैं और ये जरूरी भी नहीं है किसी रिलीजन के लिए। अगर 6th शेड्यूल की बात करें तो 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को प्रोटेक्शन मिली हुई है कि वो अपने लॉज बनाने के लिए इंडिपेंडेंट है और ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। तो जब भी लॉज को फ्रेम करने की बात आती है, कल्चरल डाइवर्सिटी को कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए और उसकी वजह से हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को खतरा ना हो, ये ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसीलिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एक्सेप्शन होना वो जरूरी था। यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने के बाद क्या बदलाव होंगे, उससे क्या एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है। देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद वुमेन्स को इक्वल राइट्स मिलेंगे, मैरिज की एज फिक्स होगी तो बच्चे पढ़ाई भी पूरी कर पाएंगे, सभी महिलाओं को गुजारा भत्ता पानी मिलेगा, डाइवोर्स के बाद बच्चा अडॉप्ट कर पाएंगी वो, और मेल्स जो है वो एक से ज़्यादा शादी नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर्टी में बेटा हो या बेटी हो दोनों को बराबर का हक मिलेगा। ये सब एक्सपेक्टेशन की जा रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड से। तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लगने वाला है? देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने एजेंडा का मेन मुद्दे यही रखे थे। पहला उन्होंने बोला था आर्टिकल 370 हटाएंगे, जिसको उन्होंने 2019 से पहले ही हटा दिया था। राम मंदिर जो कि 2024 तक बन ही जाएगा। और तीसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड ही बचा हुआ है। नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस है और विंटर सेशन भी आने वाला है। 22वीं लॉ कमीशन ने सजेशन मांगा है विद इन 30 डेज, 30 जून 2023 से लेकर 14 जून 2023 तक। अब लॉ कमीशन क्या है? लॉ कमीशन सजेशन देती है लेजिस्लेशन को, जो लॉ बनाते हैं, कि कोई भी लॉ जो है उसमें किस प्रकार के सुधार करने चाहिए, क्या बदलाव करने चाहिए। इसके लिए किसी भी लॉ बनाने से पहले लॉ कमीशन बनाया जाता है। इसकी स्थापना भी 1934 में हुई थी और इसी समय से यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो ये बहस है ये चल रही है। तो चांसेस बहुत हाई है कि इस विंटर सेशन में ये बिल डिस्कस किया जाएगा। तो सवाल आता है, व्हाट इज वे फॉरवर्ड? अब किस तरीके से इसको लाया जाए? सेकुलरिज्म भारत का मेन फंडामेंटल कहा गया, उसके बाद भी भारत ने फ्रेंच मॉडल अडॉप्ट नहीं किया, जिसमें रिलीजियस आउटफिट्स पहनने पे बैन है, मार्कर्स पहनने पे बैन है, क्योंकि भारतीय सोसाइटी एकोमोडेट करने पर बिलीव करती है, सिर्फ टॉलरेट करने पर बिलीव नहीं करती। इसीलिए हमारे यहाँ जो संस्कृतियां भारत में पैदा नहीं भी हुई, उनको भी हमने बहुत ही आराम से एकोमोडेट कर लिया। वो भी आज भारत में बहुत ही सहजता से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी से भी आग्रह रहेगा, मुस्लिम पर्सनल लॉज जो है और इस्लाम, ये दोनों अलग अलग चीजें। मुस्लिम पर्सनल लॉज जो है वो इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, उसमें कोई डिविनिटी, कोई दैविकता नहीं, ना ही ये डिराइव होते हैं कुरान और सुन्ना से। जो मुस्लिम लीडर्स हैं, सीनियर मुस्लिम लीडर्स हैं, उनसे आग्रह रहेगा कि वो आगे आए, वो लीड करें इसको। जो मुस्लिम पर्सनल लॉज में रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है आज के ज़माने के अकॉर्डिंग, ताकि देश आगे बढ़ पाए, वो आइडेंटिफाई करें कि ये इस चीज़ों में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, यहाँ पे ऑप्रेसिव इश्यूज है और यहाँ पे प्रोग्रेशन की जा सकती है, वो इस चीज़ को लीड करें और आगे आए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने का रास्ता बहुत आसान नहीं है। तो लॉ कमीशन को चाहिए कि वो एक फाइन बैलेंस बना के चले और एलिमिनेट करे उन प्रैक्टिसेस को जो हमारे संवैधानिक बेंचमार्क्स पे सेट नहीं होती हैं।
So that's all for today's video on यूनिफॉर्म सिविल कोड। उम्मीद है कि डिस्कशन से आपको इंसाइट्स मिले होंगी इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। अपने थॉट्स और ओपिनियंस आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल and hit the notification bell to stay updated with our latest content. Thank you for watching and see you in the next video.